कहानी के शुरू में हमें कैमरामैन को देखते हैं जो स्टूडियो में दो मॉडल्स की तस्वीरें बना रहा था। जब उन मॉडल्स लड़कियों का काम खत्म हो जाता है तो उनमें से एक तो अपने घर चली जाती है और जब दूसरी लड़की वहाँ से जाने लगती है तो कैमरामैन उसे किडनैप अगवा कर लेता है। उस लड़की को बेहोश कर दिया था। जब उसको होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। वो लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी और कैमरामैन से बार बार यही कह रही थी कि प्लीज मुझे छोड़ दो, पर वो उस लड़की की एक भी बात नहीं सुनता। फिर वो एक बॉक्स निकालता है जिसमें किसी की राख थी। वो उसको लड़की के पास रखकर उसका गला काट देता है और जब वो ऐसा कर रहा था तो उसका खून उस राख में गिरता है। अगली सुबह जब कैमरामैन की सेक्रेटरी आती है तो उसे उस लड़की की लाश नजर आती है जिसको कैमरामैन ने मार दिया था। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उधर वो अपने बॉस की लाश को भी देखती है। तभी वो पुलिस को बुलाती है। छानबीन करने के बाद पता चलता है जरूर उस लड़की को तो कैमरामैन ने मारा है, पर अभी ये राज ही था कि उस कैमरामैन को किसने मारा। जब वो उस कैमरामैन के गले को देखते हैं तो उस पर किसी के काटने के निशान थे। उसकी लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका मांस किसी ने खा लिया हो। इसके बाद हम कहानी में दो न्यूज रिपोर्टर्स लड़कियों को देखते हैं जो काबिल तो बहुत थी पर उनका कोई भी यकीन नहीं करता था। वो जब दोनों अपने ऑफिस में जाती हैं तो उनका बॉस उनसे कहता है कि इस केस के बारे में पता करें कि आखिर उस कैमरामैन की मौत कैसे हुई, उसे इतनी बेदर्दी से किसने मारा। अब वो दोनों एक लैब की लड़की से मिलती हैं। वो उसको होटल में खाना खिलाती है और इस केस के बारे में पूछती है। वो लड़की उन दोनों रिपोर्टर्स को बताती है कि उस कैमरामैन ने तो लड़की को मारा है। हमें उसके घर से कुछ मोमबत्तियां मिली। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर कोई रिचुअल, कोई जादू हुआ हो और कैमरामैन की गर्दन पर किसी के दांतों के निशान थे कि जैसे किसी ने उसके गले को चबा कर खाया हो। ये दोनों जब ये सुनती हैं तो काफी परेशान हो जाती हैं और सोचने लगती हैं कि ऐसा आदमखोर कौन हो सकता है जो इंसानों को ऐसे खौफनाक तरीके से खा रहा हो। इसके बाद हमें सैंड्रा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो योगा करके अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठने लगती है तो कुछ लोग आकर उसकी गाड़ी को चुरा कर ले जाने वाले थे, पर तभी जो वो गाड़ी को चुरा कर भाग रहे थे तो पहले ही सैंड्रा की गाड़ी में कोई मौजूद था जो उनको काफी बुरी तरह मारता है और फिर जान से मार देता है। सैंड्रा ये देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। तभी वो देखती है उसकी गाड़ी के पीछे कोई था, लेकिन जब वहाँ पर लोग जमा होते हैं तो वो आदमी जो इसकी गाड़ी के पीछे खड़ा था वो वहाँ से चला जाता है। सैंड्रा अब इसी सोच में थी कि इतना ताकतवर इंसान कौन हो सकता है जिसने इतने सारे लोगों को अकेले मार दिया। अगली सुबह वो दोनों रिपोर्टर्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती हैं जहां पर वो पुलिस से सवाल करती हैं कि आखिर ये कत्ल कौन कर रहा है। पुलिस कहती है कि वो लोग फिक्र नहीं करें, हम बहुत जल्दी कातिल को ढूंढ लेंगे। रिपोर्टर ऑफिसर से पूछती है क्या ये कत्ल एक ही इंसान कर रहा है, जिस पर ऑफिसर उसको जवाब देता है पहले जो कत्ल हुए गाड़ी के पास वो एक ही इंसान ने किए हैं। वो पूछती है कि कैमरामैन के गले पर ऐसे निशान क्यों थे कि जैसे किसी ने उसका खून पिया हो। ये सवाल सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि कोई भी इस बारे में नहीं जानता था। ये बात सुनकर वहाँ पर आई हुई जो मेयर थी वो बहुत गुस्सा होती है और वो रिपोर्टर लड़की से कहती है कि आइंदा के बाद तुम इस कॉन्फ्रेंस में नहीं आओगी, तुम्हारी जगह कोई अच्छा रिपोर्टर आएगा जो हमसे अच्छे सवाल पूछेगा। और वो ये बात इनके बॉस को भी बता देती है, जिस पर इनका बॉस इन्हें बहुत डांटता है। बॉस को भी उनकी बातों पर यकीन नहीं था। वो पूछते हैं कि आखिर तुम्हें ये खबरें देता कौन है। वो कहती है हमारे खास लोग जो पुलिस में शामिल हैं। जब ये दोनों अपने घर पर थी ये सोचती है कि क्यों ना हम अपने अकाउंट पर कुछ पोस्ट करें इन सब कत्लों के बारे में, क्या पता हमें कुछ पता चल जाए। तभी इन्हें लैब में काम करने वाली लड़की का फोन आता है। वो उन्हें बताती है जिन भी लोगों का हमने डीएनए का टेस्ट किया है वो एक ही आदमी है जो सबको मार रहा है, पर जो उस मॉडल लड़की की मौत हुई वो तो कैमरामैन ने ही की थी। अब ये दोनों इन सब बातों का पता करने कैमरामैन के ऑफिस में जाती हैं जहाँ
यहाँ पर सबसे पहला कत्ल हुआ था। जब ये वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर इन्हें एक बॉक्स मिलता है। ये वही था जो हमने कहानी के शुरू में कैमरामैन के हाथ में देखा था, पर अब उस बॉक्स में राख नहीं थी। छानबीन करने पर इन्हें जादू का सामान भी मिलता है, जिसे देखकर इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर जरूर किसी ने कोई जादू किया होगा। वो दोनों सब चीजें देखकर सोचती हैं कि जरूर वो कैमरामैन किसी कल्ट, किसी ग्रुप का आदमी होगा जिसने यहाँ पर जादू करके किसी को जिंदा किया है, और वो वही इंसान है जो जिंदा होकर अब सबको एक एक करके मार रहा है। अब जब सब इन दोनों को पता चल गया था, लेकिन ये दोनों सोचती हैं बिना सबूत के कोई भी इनकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए ये दोनों फैसला करती हैं कि पहले ये सबूतों को इकट्ठा करेंगी। उधर सैंड्रा, जो कि उस हादसे के बाद हॉस्पिटल में थी, उसका भाई भी वहाँ पर आता है। सैंड्रा का भाई पुलिस ऑफिसर से पूछता है, क्या यहाँ पर कोई खतरा तो नहीं है? ऑफिसर कहता है, फिक्र नहीं करो, तुम्हारी बहन यहाँ पर महफूज है। फिर वो जब अपनी बहन से मिलता है, सैंड्रा उसे बताती है, उस रात मैंने एक आदमी को देखा था जो बहुत खतरनाक था, और मुझे लगता है कि वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, मुझे भी मार डालेगा। सैंड्रा ये बात कर ही रही थी, तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जो सैंड्रा को मारने के लिए आया था। उधर सैंड्रा का भाई उसे एक क्रॉस लॉकेट देता है, कहता है इसे पहन लो, गॉड पर यकीन रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर वो अब अंदर आ चुका था जो एक गार्ड को मार रहा था। ये देखकर एक पुलिस ऑफिसर उस पर गोली चलाती है, और गोली की आवाज सुनकर और भी पुलिस वाले वहाँ पर आ गए थे, लेकिन वो आदमी उस ऑफिसर को मारकर उसका खून पीने लगा था। इसके बाद वो सैंड्रा के पास जाता है उसे मारने के लिए, तभी वो उसके गले में जब क्रॉस वाला लॉकेट देखता है तो डर जाता है और भागने लगता है। ऑफिसर भी वहाँ पर आ गया था जो सैंड्रा को जाकर उसे घर भेज देते हैं, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई आम इंसान नहीं था, वो एक ड्रैकुला था जो सिर्फ रात को बाहर निकलता था। और ये यहाँ पर आया कैसे, ये हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने काम से वापस घर जा रही थी। जब वो गाड़ी में बैठती है तो ड्रैकुला पीछे से आकर उसके गले को पकड़ लेता है, उसे मार कर उसका खून पीने लगता है। अगली सुबह दोनों रिपोर्टर्स को उनका बॉस कहता है, मैंने आज नया शो शुरू किया है जिसमें लोग हमें अपनी राय देंगे कि कातिल कौन है, और उनको इस केस पर बहुत से मैसेज भी आना शुरू हो जाते हैं जिसमें लोगों ने उन्हें अपने अपने ख्यालात बताए थे कि ऐसा क्यों था और इसके पीछे राज क्या था। वो दोनों रिपोर्टर लड़कियां कुछ लोगों के नामों को चुन लेती हैं और उनसे बात करने की भी कोशिश करती हैं। उधर सैंड्रा का भाई भी उसे अपने घर ले आया था। वो बताता है कि यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी जान को खतरा नहीं होगा। तभी सैंड्रा रिपोर्टर की वीडियो देखती है जिसमें वो कह रही थी कि इस केस के बारे में कोई भी अगर कुछ भी जानता है तो हमें जरूर प्लीज बताएं। सैंड्रा अपने भाई से कहती है कि मैं भी इनसे बात करना चाहती हूँ। उधर ऑफिस में दोनों रिपोर्टर लड़कियों से अब एक लेडी बात करती है। वो कहती है कि मैंने आप लोगों की खबर को पढ़ा जिसमें आपने एक कैमरामैन का जिक्र किया था। उसी आदमी से 1 साल पहले मेरी बात हुई थी क्योंकि मैंने उस वक्त ड्रैकुला के ऊपर एक किताब लिखी थी। उस किताब में एक आदमी का जिक्र था जो बहुत खतरनाक था। वो उस आदमी को जिंदा करना चाहता था और वो मेरी इन सारे मामले में मदद भी चाहता था, पर मैंने उसे इस बारे में नहीं बताया क्योंकि अगर मैं ऐसा करती, उसकी मदद करती, तो एक खतरनाक ड्रैकुला हमारी दुनिया में आ जाता। तभी एक और लड़की इनकी वीडियो में शामिल होती है जो कहती है, हाँ मैं भी जानती हूँ उस इंसान के बारे में जो ड्रैकुला बनकर लोगों को मारता है। कुछ सालों पहले मेरा भी सामना हुआ था। उसने मेरी आंखों के सामने मेरी दोस्त को मार दिया, लेकिन मैंने उसे मारकर उसकी लाश को धूप में ले आई जिससे वो राख बन गया और मैंने उसकी राख को एक बॉक्स में बंद कर दिया। पर कुछ दिन बाद वो बॉक्स ही चोरी हो गया। ये सारी कहानी सुनने के बाद दोनों समझ गई थी कि ये
ड्रैकुला ही है जो अब दोबारा लोगों को मार रहा है और वापस आ चुका है। जब ये दोनों घर जा रही थी तो तभी इन्हें सैंड्रा की कॉल आती है जो इनको सब बताती है, जो सब उसने अपनी आंखों से देखा था। सैंड्रा की बातें सुनकर तो दोनों को पक्का यकीन हो गया था कि ये ड्रैकुला ही है। जिधर सैंड्रा रुकी हुई थी उधर वो ड्रैकुला आ गया था। वो वहाँ पर आकर सैंड्रा के दोस्तों को मार रहा था। सैंड्रा वीडियो कॉल के जरिए दोनों रिपोर्टर लड़कियों को दिखाती है कि वहाँ पर सब क्या हो रहा था। वो दोनों जब ये देखती हैं कि ड्रैकुला कैसे इंसानों को मार रहा है तो वो भी बहुत ज्यादा डर जाती हैं। तभी सैंड्रा का भाई आ जाता है जो उसको वहाँ से ले जाने आया था, लेकिन वो ड्रैकुला वहाँ पर भी आकर सैंड्रा के भाई को मार देता है। और फिर सैंड्रा को उसने इनको भी वीडियो कॉल पर देख लिया था। जब ये उसकी शक्ल देखती हैं तो दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं। वो जाकर सारी बातें पुलिस ऑफिसर को बताती हैं तो वो कहता है तुमने क्या मशहूर होने के लिए ये कहानी बनाई है? अगर ऐसा है तो प्लीज ऐसा मत करो, बहुत फजूल कहानी है तुम्हारी। वो जान चुकी थी कि बिना सबूत के कोई भी इन पर यकीन नहीं करेगा। वो सोचती हैं कि दिन के वक्त वो ड्रैकुला आखिर रहता कहाँ होगा। वो उसके लिए हथियार भी बनाती हैं ताकि ये उसका सामना कर सके। एक दिन इन्हें एक आदमी का फोन आता है जो इनकी मदद करना चाहता था। वो अब इन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाता है। ये पूछती है कि आखिर उन्होंने यहाँ पर क्यों बुलाया है। वो आदमी बताता है कि हमारी डीलर कंपनी है, हम लोग घर बनाकर बेचते हैं। उन्हें बताता है कि मेरे पास एक दिन एक आदमी आया था जिसने मुझे कहा कि मुझे एक ऐसा घर चाहिए जो बिल्कुल वीरान हो और बहुत सुनसान जगह पर, वहाँ पर कोई आता जाता ना हो। मैंने उसे वो घर दे दिया था। वो दोनों सुनकर कहती है कि आखिर ये सब बातें आप हमें क्यों बता रही हैं? वो आदमी कहता है हो सकता है जिस ड्रैकुला की तलाश तुम कर रही हो वो वहीं पर हो। वो उन दोनों को वहाँ की चाबियां भी दे देता है। दोनों अब वहाँ पर जाने का फैसला करती हैं। जब ये दोनों वहाँ पर जाती हैं तो वो बिल्डिंग वाकई ही सुनसान थी। ये वहाँ पर सबूतों को इकट्ठा करने लगती हैं, पर उन्हें वहाँ पर कोई सबूत नहीं मिला था, इसलिए अब ये दोनों वापस जा रही थी। लेकिन तभी उनकी नजर एक अखबार पर पड़ती है जो 2 हफ्ते पहले का था। उसे देखकर वो सोचती हैं कि अगर यहाँ पर कोई नहीं रहता तो ये अखबार यहाँ पर कैसे आया होगा। तभी वो एक लड़के की लाश को देखती हैं। उधर ही वो ड्रैकुला भी था जो इसका पाँव पकड़ लेता है और इन पर हमला कर देता है। ये दोनों जब यहाँ से भागने की कोशिश करती हैं तो ड्रैकुला ने इनको पकड़ लिया था और बहुत मारता है। उनका खून पीने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों भी हार नहीं मानती, उस पर हमला करती हैं। ड्रैकुला एक रिपोर्टर को तो बहुत मारता है और उसे बेहोश भी कर देता है और दूसरे रिपोर्टर का खून पीने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था, पर वो भागकर सूरज की रोशनी में आ गई थी। इसके बाद ड्रैकुला दोबारा से उसकी तरफ जाता है जो बेहोश थी, पर अब उस लड़की को भी होश आ गया था और वो एक लकड़ी उठाकर ड्रैकुला को मार देती है जिससे वो बेहोश हो गया था। ये दोनों खींचकर उसे सूरज की रोशनी में ले आई थी जिससे वो दोबारा राख में बदल गया था। इसके बाद हम कुछ दिन बाद की कहानी को देखते हैं। दोनों रिपोर्टर्स बहुत ज्यादा जख्मी थी। कोई भी इनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था कि इन्होंने एक ड्रैकुला को मार दिया। इसीलिए ये दोनों अब ये फैसला करती हैं कि ये दोनों प्रेस को छोड़ देंगी और शादी करके कहीं दूर रहने लगती हैं। कहानी के आखिर में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो एक लेडी को ड्रैकुला की राख एक जार में दे रही थी। हम देखते हैं उसके नाखून बहुत बड़े थे जैसे कि वो भी ड्रैकुला हो। तो जैसे उस कैमरामैन ने इस राख के अंदर लड़की का खून डालकर इसे जिंदा किया था, मगर ड्रैकुला ने निकलते ही उसको भी मार दिया। फिर दोनों रिपोर्टर्स ने अपनी बहादुरी से उस ड्रैकुला को मारा, मगर उस ड्रैकुला की राख जब तक इस दुनिया में रहेगी तो कोई ना कोई इंसान उसे अपने फायदे के लिए लड़की का खून उसमें डालकर इसे जिंदा करेगा और ये ड्रैकुला फिर से दुनिया में तबाही फैलाने आएगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।